नमस्कार बच्चों, सॉलिड स्टेट के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें कि हम आपको 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें कोवैलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में आपको पढ़ाया गया था। और इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ने जाएंगे कि कोई भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो 3 डायमेंशनली बनी हुई होती है। मतलब उन चीज़ों का एग्जिस्टेंस 3 डायमेंशन में होता है। चाहे हम किसी भी चीज़ को उठाएं, उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो एटम्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से बनती हैं, या एटम के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से तैयार होती हैं, और उनको हम क्रिस्टल लैटिस के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है या क्रिस्टल लैटिस है, जिसको कि क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं किसको है? कहता है कि ए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इस त्रिविम में, 3 डायमेंशन में जो छोटे छोटे पॉइंट का अरेंजमेंट होता है जिससे कि मिलकर के कोई क्रिस्टल तैयार होता है, तो उसको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। अब ये जो पॉइंट्स हैं जो कि आपस में मिल रहे हैं या जुड़ रहे हैं, ये या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो आयंस हो सकते हैं। ठीक है। अब कहता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हर एक पॉइंट जो मिल के किसी क्रिस्टल सिस्टम को बनाता है, तो हर पॉइंट को लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट कहा जाता है। हर छोटा बिंदु, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, जिसके मिलने से कोई क्रिस्टल तैयार हो रहा है, तो वो या तो लैटिस पॉइंट कहलाता है या तो लैटिस साइट कहलाता है। अब देखिए, हर एक सिंगल पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम अभी आपको एक डायग्राम बना करके भी दिखाएंगे कि हम लोग किस टाइप से बनाते हैं कोई भी क्रिस्टल सिस्टम को। तो मान लीजिए कि अगर एक डायग्राम बना हुआ है या एक क्रिस्टल तैयार है जिसमें छोटे छोटे अनेक एटम्स दिखाई दे रहे हैं या अनेक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक सिंगल पॉइंट एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल एटम को ही वहां पर वो डिनोट करता है। या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या तो आयंस हो सकता है। अब कहता है कि अगर उन छोटे छोटे बिंदुओं को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाए तो हम लोगों को उस क्रिस्टल का पूरा ज्योमेट्री प्राप्त हो जाता है। ये जो थ्योरी है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में या क्रिस्टल लैटिस के बारे में, इसको आइए हम एक डायग्राम के द्वारा समझें। देखिए बच्चों, आप कैसे एक क्रिस्टल सिस्टम को तैयार करेंगे। हम आपको एक क्रिस्टल लैटिस बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। तो देखो इस क्यूब में टोटल कितने फेजेस आपको दिखा। ये तो थोड़ा सा क्यूबॉइडल शेप का बन गया है, थोड़ा सा इसको हम और छोटा बनाते हैं। आइए देखिए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हम आपको एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बना करके दिखाते हैं कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस तैयार कैसे होता है, या फिर किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपको उसके लिए एक क्यूब बना लेना है, क्योंकि क्लास 12th के सिलेबस में आपको डिटेल में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो हम एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाना तो बच्चे आप अच्छे से जानते होंगे, बचपन से बनाते आते हैं आप। सबसे पहले एक क्यूब तैयार कर लेना है।
इस टाइप से एक क्यूब तैयार हो गया। अब देखिए इस क्यूब में करना क्या है, आपको सबसे पहले सेंटर टू सेंटर पॉइंट को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पीछे वाले अगर हम साइड को देखें तो सबसे पीछे वाला साइड 4 लाइन से मिलकर बना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सामने सामने के सेंटर को जोड़ते हैं। जैसे इस यहाँ से इसके सेंटर से सामने वाले को जोड़ेंगे एकदम स्ट्रेट, ये हो गया। नीचे वाले सेंटर से ऊपर वाले को जोड़ेंगे, यहां से इस प्रकार से पीछे वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्रंट वाले पे। तो फ्रंट वाला जो फेस है वो 1 2 3 4 लाइन से मिलकर बना है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर को जोड़ेंगे और इसके सेंटर से नीचे वाले को एकदम स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ये जुड़ गया। फिर देखो इस सेंटर से साइड वाले को जोड़ा जाता है ऐसे, और ऊपर के सेंटर से, मान लीजिए कि ऊपर का सेंटर हमारा यहाँ ये है, तो यहाँ के सेंटर से इस सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए और इसके सेंटर से नीचे वाले सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए, ये जुड़ गया। अब ऊपर और नीचे का फेस बच गया। तो देखो नीचे में तो ये सेंटर से इस सेंटर को सामने सामने जोड़ दो और इस सेंटर से इस सेंटर को सामने सामने जोड़ दो, ये जुड़ गया। ऊपर में आते हैं, इस सेंटर से सामने वाले सेंटर को और इस सेंटर से सामने वाले सेंटर को। अब आते हैं बीच वाले पे। देखो बीच वाला जो फेज है हमारा, अच्छा एक ये सेंटर छूट गया, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लाइन से ये जोड़ दिए। अब देखिए बीच में ये और ये सेंटर सामने सामने, इसको जोड़ दिए और क्या बच गया, इस सेंटर से इस सेंटर को। ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस तैयार। यही क्रिस्टल लैटिस होता है 3 डायमेंशन। देखो ये लग रहा है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं वो उसको मिलके तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें तो हर एक बिंदु, यहाँ जो जितना भी कॉर्नर दिखाई दे रहा है, हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होता है, हर कॉर्नर पर एक एटम होता है और इसी पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट का नाम देते हैं। यही आपका लैटिस पॉइंट होता है या फिर इसी को हम लैटिस साइट कहते हैं। और आप ये जो छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हो जो बार बार 3 डायमेंशन में रिपीट हो रहा है, लंबाई के अलॉन्ग, चौड़ाई के अलॉन्ग, ऊंचाई के अलॉन्ग, जो ये रिपीट हो करके इसको तैयार कर रहा है, तो हर एक छोटा बॉक्स को यूनिट सेल कहा जाता है। तो जैसे ये एक बॉक्स है तो इसको हम यूनिट सेल कहेंगे। तो यही आपका एक क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस होता है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है और ये क्यूबिक क्रिस्टल जो कि छोटे छोटे कई क्यूब्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल कहते किसको हैं। तो कहता है कि द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल विच रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस या फिर विच रिपीटेड इन 3 डायमेंशन टू जनरेट द इंटायर क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट जो हर डायरेक्शन में रिपीट होता है ताकि पूरा का पूरा क्रिस्टल तैयार कर सके, तो उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम क्रिस्टल यूनिट सेल कहते हैं। तो आइए हम अगला आपको यूनिट सेल समझाएं अच्छे से। देखो यूनिट सेल क्या चीज़ है। कहता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जो डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने आप को रिपीट करता है, बार बार दोहराता है ताकि पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस को तैयार कर सके, तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। एकक सेल या एकक कोष्ठिका कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। अब कहता है कि चूंकि एक यूनिट सेल के पास वह सभी प्रॉपर्टीज होते हैं क्रिस्टल के, इसीलिए किसी भी यूनिट सेल को क्रिस्टल का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल को कहा गया है, क्योंकि सेल छोटे छोटे सेल मिल करके इतना बड़ा शरीर तैयार कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो आप क्रिस्टल देख रहे हो, इस क्रिस्टल में इसके जैसे न जाने कितने सारे छोटे छोटे क्यूब्स रिपीट हुए होंगे, तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि किसी भी यूनिट सेल को मापने के लिए
कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, कुछ पैरामीटर्स के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो उन पैरामीटर्स के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक इंटर एक्सियल डिस्टेंस मतलब दो एक्सिस के बीच की दूरी, और एक होता है इंटर एक्सियल एंगल मतलब कि दो एक्सिस के बीच का कोण। जैसे मान लो कि ये एक यूनिट सेल आप देख रहे हो सामने, तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को देखो, इस यूनिट सेल में एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है और जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व है। अब सपोज कीजिए कि ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, ये ए डिस्टेंस पर मान लीजिए कि कोई यूनिट सेल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस को कवर किया है, वाई एक्सिस के अलोंग बी डिस्टेंस को और जेड एक्सिस के अलोंग सी डिस्टेंस को ये कवर किया है। सपोज कीजिए कि जेड एक्सिस पर ये सी डिस्टेंस को कवर किया, तो यहाँ पर जो ए बी और सी आप देख रहे हो ये कहलाते हैं इंटर एक्सियल डिस्टेंस। और यहाँ देखिए ये जो ए और बी के बीच में अल्फा बन रहा है, सॉरी एक्स और वाई के बीच में जो अल्फा बन रहा है, वाई और जेड के बीच में जो बीटा बना रहे हैं और एक्स और जेड के बीच में जो गामा बना रहे हैं, तो ये कहलाते हैं इंटर एक्सियल एंगल्स, दो एक्सिस के बीच के कोण, ये इंटर एक्सियल एंगल होते हैं। और किसी भी यूनिट सेल का मेजरमेंट जो होता है, किसी भी यूनिट सेल के सारे मेजरमेंट को इसी आधार पर किया जाता है। इसी आज के लेक्चर में हम आपको आगे चल के 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि अलग अलग 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जो 14 ब्रेविस लैटिस को जनरेट करते हैं, 14 तरह के क्रिस्टल्स को तैयार करते हैं। और उनमें से एक ये भी होता है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, हम इसकी बारे में बात आज के वीडियो में अच्छे से करेंगे। ये समझ में आ गया आपको कि इंटर एक्सियल डिस्टेंस और इंटर एक्सियल एंगल क्या है। अब चूंकि ये सपोज कीजिए कि ये एक क्यूबिक सिस्टम होता, सपोज किए कि ये एक क्यूबिक सिस्टम होता, तो क्यूबिक सिस्टम के लिए क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ए बी और सी आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। मतलब कि यही 6 पैरामीटर के आधार पर हम लोग किसी भी यूनिट सेल की गणना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब आगे देखिए, आगे है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर किसी यूनिट सेल में एटम्स जो हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, सिर्फ कोना पर प्रेजेंट है, तो उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और अगर एटम कोना के अलावा, कोना पर तो प्रेजेंट है, उसके सिवा अगर कहीं और दिखाई दे तो उसको नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोना पर प्रेजेंट रहेगा तो प्रिमिटिव और कोना के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट रहे तो नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड। अब देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है भाई, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। अब देखिए, सपोज कीजिए हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं 3 डायमेंशन में। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास, अब देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा होता है, तो हम यहाँ पर एक बॉल बना रहे हैं जिसका कॉर्नर जो है वो एटम होना चाहिए, सॉरी जिसका सेंटर जो है ये जिसका सेंटर जो है वो आपका कॉर्नर होना चाहिए, सर्कल का सेंटर कॉर्नर होना चाहिए। और इनका आकार कुछ इस प्रकार होता है, इनका आकार कुछ इस प्रकार होता है कि ये एक दूसरे को टच करते हैं।
इस प्रकार से एक दूसरे को टच करते हैं और ये 8 कॉर्नर पर 8 प्रेजेंट होते हैं, 8 कोना पर एक एक प्रेजेंट होते हैं। तो उस टाइप से उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस इतना ध्यान देना है कि एटम्स हमेशा एक दूसरे को टच करते हैं, बगल बगल से टच करेंगे। तो लेकिन हम इनको छोटे छोटे एटम्स के रूप में आपको बना करके दिखाते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखाई कैसा देता है। ये हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक एटम आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, एक एटम इस पर प्रेजेंट है, इसको सेंटर में ले आओ। एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ दिखा दो इस टाइप से और एक यहाँ दिखा दो इस टाइप से। देखिए बच्चों, ये जो आप अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं ये आपका सिंपल क्यूबिक हुआ, जिसमें सिर्फ कॉर्नर, सिंपल क्यूबिक बोलो या प्रिमिटिव बोलो, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहने का मतलब है कि इसमें एटम्स सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे और ये एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट सेल आप देख रहे हो इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। अब सेंटर्ड किसको कहेंगे? तो भैया ऐसा यूनिट सेल जिसमें इस टाइप का भी अरेंजमेंट हो और इसके सिवा वो कहीं भी हो सकते हैं। तो 3 कंडीशन में होते हैं, एक तो बॉडी के सेंटर पे, या तो फेस के सेंटर पे, या तो 2 ऑपोजिट फेसेस पे, जिसको कि इंड सेंटर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। यही था आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहा जाता है? तो कहता है कि वैसा क्यूबिक, अब देखिए हमारे सिलेबस में नॉन प्रिमिटिव में भी क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल्ड पढ़ना है, लेकिन हम आपको पहले नॉन प्रिमिटिव बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव किसको कहा जाता है? वैसा यूनिट सेल जिसमें एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कोना के अतिरिक्त जगहों पर पाए जाते हैं। कॉर्नर पर तो पाए ही जाएंगे, उसके अलावा वो और भी कहीं दिखाई दे सकते हैं या पाए जा सकते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो कहाँ कहाँ दिखाई देंगे भाई? तो सबसे पहला होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इस प्रकार से हम क्यूब बना दिए, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गया। और एक एटम जो होगा, एक एटम वो बॉडी के सेंटर में होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बॉडी के सेंटर में होगा। तो 8 कॉर्नर पर 8 दिख रहे हैं, उसके सिवा एक बॉडी के सेंटर में भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यूनिट सेल को कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा देखिए, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड किसको कहेंगे? तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक यूनिट सेल है, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम को हम दिखा दिए, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम को दिखा दिए, और इसके सिवा एक एक एटम हर फेस पर होता है। तो नीचे के फेस पर एक, ऊपर एक, इधर एक, इधर एक, एक हो गया फ्रंट फेस पर और एक हो गया बैक फेस पर, पीछे की ओर। तो ये जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड। ये आपका हो गया फेस सेंटर्ड। और ये जो आप देखे ये था आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड ये होता है, फेस सेंटर्ड वो होता है। अब बात करते हैं इंड सेंटर्ड की। तो देखिए बच्चों, क्यूबिक सिस्टम जो है वो इंड सेंटर्ड नहीं बनाता। तो क्यूबिक सिस्टम के सिवा हम आपको बताएंगे कि 2 ऐसे यूनिट सेल हैं या 2 ऐसे क्रिस्टल सिस्टम हैं जो कि बॉडी क्यूबिक नहीं होते, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में
इंड सेंटर्ड का निर्माण करते हैं। तो इंड सेंटर्ड कहा किसको जाता है? तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक यूनिट सेल है, जिसके कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट है भाई, 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है, और इसके सिवा किसी भी 2 ओपोजिट फेस पर अगर एटम प्रेजेंट है, 2 ओपोजिट फेस पर, तो ये कहलाता है इंड सेंटर्ड। इसको हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इंड सेंटर्ड हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, और ये फेस सेंटर्ड हो गया, और यही आपके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो सिलेबस जिसको कि डिटेल में पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तो क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें सिंपल क्यूबिक, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या है। ठीक है, अब देखो सिंपल क्यूबिक किसको कहते हैं? कहता है कि अगर किसी क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं तो वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है, उसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। तो कहता है कि इफ ए क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयन एट ईच कॉर्नर, देन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर किसी क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होना चाहिए बस। अब देखो, हम आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक क्यूब है, हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक स्फीयर यानी एटम को इस टाइप से दिखा रहे हैं। ओहो, आपको ये समझ के चलना है कि ये एटम जो हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, और ये इनका जो सेंटर होगा वो सेंटर आपका कॉर्नर होगा, मतलब कि हर कॉर्नर जो है वहां पर एक एटम प्रेजेंट होंगे इस प्रकार से। देखिए बच्चों, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं इसको कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि हर एटम जो है वो बस कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन जो बच्चों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं। तो एक बात हम आपको बता दें कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसके बगल में ऊपर नीचे चारों तरफ और भी ढेर सारे यूनिट सेल होते हैं। तो जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, कोना पर जो एटम प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल को एक कॉर्नर एटम का केवल 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है वो, मतलब कि सिर्फ एक यूनिट सेल में एक एटम का 1/8वां हिस्सा ही रहता है, बाकी वो दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। तो अगर मान लीजिए इस आधार पर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सिंपल क्यूबिक सेल कैलकुलेट करें, पर यूनिट सिंपल क्यूबिक सेल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें 8 कॉर्नर हैं, तो 8 इंटू हर कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो टोटल एटम्स की संख्या कितनी होती है? 1। यानी अगर हम इसका जेड इफेक्टिव लिखें, जेड इफेक्टिव कहने का मतलब होता है प्रभावी परमाणुओं की संख्या किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में, तो उसका वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है। इस चीज को याद रखिएगा। यही था आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो, इसके अलावा दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, और फिर आएंगे इस फेस सेंटर्ड पे। तो देखिए,
बॉडी सेंटर्ड किसको कहा जाता है? अगर किसी क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट है, उसके अलावा अगर एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो वो कहलाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आइए डायग्राम से समझते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या चीज है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्यूब है कुछ इस प्रकार से, मान लो यहां पर एक एटम ऐसे है, इसके सेंटर को हमेशा कोना पे रिप्रेजेंट करना है और ऐसे ऐसे आपको आठों कॉर्नर पर एक एटम को बना लेना है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ ये हो गया 5वां, ये हो गया 6ठा, यहाँ 7वां और एक और ये हो गया 8वां, और ये यहाँ पर एक और है, इसको हम बॉडी के सेंटर में रख दे रहे हैं। ये आपका बॉडी का सेंटर में हो गया। देखो यहां पर क्या है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स तो दिखाई दे रहे हैं, 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है और एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। इसी को कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बच्चों, जैसा कि अभी अभी हम आपको बताए कि भैया जो कॉर्नर पर एटम होता है इसका कंट्रीब्यूशन बस 1/8 होता है, क्योंकि एक एटम 8-8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, और बॉडी के सेंटर में जो प्रेजेंट है इसका पूरा पूरा एक हिस्सा इस यूनिट सेल को मिलता है। तो अगर हम यहाँ आपसे जेड इफेक्टिव पूछें, यानी इसको कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा भाई? तो देखिए 8 कोना पर 8 एटम प्रेजेंट है और एक एटम का 1/8वां हिस्सा ही मिल रहा है, तो 8 गुने 1/8 कर दिए, और इस सेंटर वाले का पूरा पूरा हिस्सा इसी यूनिट सेल का है। तो यानी कि यहाँ से हमको जेड इफेक्टिव का जो संख्या है वो कितना मिल गया? 2। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं। ये था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक किसको कहते हैं? तो ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके 8 कोना पर 8 एटम प्रेजेंट हैं और 6 फेस पर एक एक एटम प्रेजेंट है फेस के सेंटर में। आइए हम डायग्राम से इस चीज को समझें। जैसे देखिए, यहां पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सभी कॉर्नर पर एक एक एटम हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर जैसा कि डेफिनेशन है कि हर फेस के सेंटर में भी एक एटम होना चाहिए, तो चलिए एक एक एटम को हम हर फेस के सेंटर में भी दिखा देते हैं। शेप इसको हम लोग येलो कलर से दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हर फेस पर एक बनाना है तो हम एक ये आकार, ठीक है। देखो एटम का साइज तो इक्वल होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ, अब देखिए एक हो गया इस फेस के सेंटर पर, एक हो गया इस फेस के सेंटर पर, एक ऊपर के फेस के सेंटर पर, एक नीचे वाले फेस के सेंटर पर, एक पीछे वाले फेस के सेंटर पर जो यहाँ होता है, और एक होता है फ्रंट फेस के सेंटर पर, यानी यहाँ इस टाइप से बीच में।
तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है और 6 फेस पर 6 एटम प्रेजेंट है, इसी को कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सपोज कीजिए कि एक यूनिट सेल का दीवार ये मेरा हाथ है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फेस पर एटम प्रेजेंट है वो इधर भी आधा शेयर होता है और इधर भी आधा शेयर होता है, तो दोनों साइड आधा आधा शेयर हो रहा है, तो फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है आधा, मतलब एक यूनिट सेल में एक फेस का जस्ट आधा हिस्सा प्रेजेंट है। ठीक है, और कॉर्नर वाले के लिए तो हम कितनी बार बताएं कि इसका 1/8 पार्ट शेयर होता है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर FCC, यानी हम बात कर रहे हैं जेड इफेक्टिव की, इसको जेड इफेक्टिव भी कहा जाता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखो बच्चों 8 कॉर्नर हैं, 1/8 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि हर कॉर्नर का 1/8वां हिस्सा ही मिल रहा है, और तुम्हारे पास 6 फेस हैं और हर एटम का आधा हिस्सा मिल रहा है, तो 6 × 1/2 कर दिए, ये 3 टाइम्स में कट गया, ये 1 बचा, यानी कि 1 + 3। तो यहाँ से FCC के लिए जेड इफेक्टिव का मान कितना आ गया? 4। ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 होता है और सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से, डायग्राम की मदद से भी आपको समझाया जा रहा है। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एक दूसरे यूनिट सेल के बारे में जिसमें क्यूबिक यूनिट सेल इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी क्यूबिक यूनिट सेल में इंड सेंटर्ड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट क्यूबिक। अच्छा, तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं भाई? तो कहता है कि इफ ए यूनिट सेल कंटेन्स one constituent particle, अब ये पार्टिकल चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, एट ईच कॉर्नर एंड one atom is present on 2 opposite faces, एक एटम जो है 2 opposite faces पर प्रेजेंट होता है, 2 opposite फेस पर प्रेजेंट होता है, faces of unit cell, then it is called ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिक नहीं कह सकते, तो इसमें सी नहीं लगेगा, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए डायग्राम से समझिए इस चीज को, मेरा कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई यूनिट सेल है, हम क्यूब नहीं बना रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है, तो हम 8 कॉर्नर के लिए 8 एटम को दिखा दिए। अब इसमें क्या होगा कि किसी भी 2 ऑपोजिट फेस पर 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मान लीजिए कि एक एटम ऊपर के फेस पर है और एक नीचे के फेस पर है, तो ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो इसी को कहा जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये आपका क्यूबिक नहीं होता। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारे सिलेबस में जो क्यूबिक यूनिट सेल था, तो क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और सबका जेड इफेक्टिव यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना कितना होता है, इन सब के बारे में तो हम देख लिए। अब हम बात करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम की। 7 क्रिस्टल सिस्टम, देखिए इस दुनिया में ब्रेविस लैटिसेस यानी कि यूनिट सेल टोटल 14 होते हैं, सिर्फ 14 यूनिट सेल ही हैं।
और ऐसे ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं जो कि इन 14 यूनिट सेल का निर्माण करते हैं, इससे ज़्यादा कोई यूनिट सेल नहीं होता। अब देखो, तो जो सबसे पहला यूनिट सेल है क्यूबिक, हम एक एक करके कौन से क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल डिस्टेंस कितना होगा, एक्सियल एंगल कितना होगा और कौन कौन से यूनिट सेल उसमें प्रेजेंट होंगे, इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं और इसको कैसे याद रखेंगे इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो जो सबसे पहला है क्यूबिक, क्यूबिक में देखिए तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक के बाद आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में भी A और B और C आपस में इक्वल होंगे। इसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होगा लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तीसरा होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 साइड इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता है। इसमें अल्फा बीटा गामा 90 होता है और इसमें 2 यूनिट सेल बनते हैं, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बारे में बात हम बाद में कर लेंगे। हेक्सागोनल में देखिए, हेक्सागोनल में A बराबर B होगा और C के इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा 90 होता है, गामा 120 होता है और इसमें सिर्फ एक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक। अब देखो उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक है, तो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या है कि अल्फा बीटा गामा 90 होगा और मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा 90 होगा, बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक में जो है वो तीनों में से कोई भी 90 के इक्वल नहीं होते हैं और आपस में भी इक्वल नहीं होते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे किया जाए, तो याद करने का तरीका देखो क्या है। तुमको सबसे पहले तो याद करना है एक निमोनिक्स पे। वो निमोनिक्स क्या है, क्यों रहे टीना हेमा, क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर, इसके आधार पर आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। क्यों का मतलब क्यूबिक, रहे मतलब रोम्बोहेड्रल, टीना मतलब टेट्रागोनल, हेमा मतलब हेक्सागोनल, यहाँ और मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मोना मतलब कि मोनोक्लिनिक और तेरे क्लिनिक मतलब कि ट्राइक्लिनिक। ये आपका ऐसे सीक्वेंस याद हो जाएगा। अब देखो इसमें कैसे याद करना है, इसमें याद करने का तरीका ये है, इसमें याद करने का तरीका ये है, ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, ये दो अल्टरनेटली देखो कैसे अरेंज्ड होते हैं। यहां पर इन दोनों में दोनों इक्वल इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं है। यहां देखिए इसमें सीक्वेंस कुछ एक जैसा है और इन तीनों का सीक्वेंस एक जैसा है। इसमें सीक्वेंस एक जैसा है। तो यहां पर देखो शुरुआत के 2 में तीनों साइड इक्वल हैं, उसके बाद वाले 2 में 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है और उसके बाद तीनों में ये तीनों इक्वल ही नहीं है। तो क्यों रहे में तीनों इंटरएक्सियल डिस्टेंस इक्वल है, टीना हेमा में 2 इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, और मोना तेरे क्लिनिक पर, यानी 3 जो है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसमें तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो 2 इक्वल, 2 में एक अनइक्वल और इसमें कोई भी इक्वल नहीं। इस आधार पे आप याद कर सकते हैं। इसका याद करने का तरीका देखिए क्या है। इसमें क्या होता है, एक आपका अल्फा बीटा गामा 90, तो दूसरा में नॉट 90, फिर तीसरा में 90, तो चौथा में ध्यान देना है, ये चौथा में ध्यान देना है कि अल्फा बीटा 90 है, गामा 90 नहीं है। तो अल्टरनेटली याद कीजिए, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, फिर अल्फा बीटा गामा 90, इसमें अल्फा बीटा 90 गामा 120, फिर अल्फा बीटा गामा 90 और अगले वाले में अल्फा और गामा 90 होता है, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता है और लास्ट में कोई भी इक्वल नहीं होगा। अच्छा, कितने क्यूबिक यूनिट सेल, कितने यूनिट सेल बनाएंगे, इसको याद करने का तरीका ये है 31, 21, 421। 31, 21, 421। 31 कहने का मतलब है कि क्यूबिक वाले में 3 यूनिट सेल होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड नहीं होता है। फिर जहां भी सिंगल दिखाई देगा उसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक यानी कि सिर्फ कॉर्नर वाला प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद देखिए
यहाँ पर दो यूनिट सेल हैं जिसमें कि एक एससी है और एक बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद अगले में जब हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें सिर्फ एससी है, इस वाले में एससी, बीसीसी, एफसीसी, ईसी चारों होगा। चारों तरह के इसमें आपको सिंपल सेल दिखाई देंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, सब तरह का आपको सेल वहां पे दिखाई देगा, यूनिट सेल। इसके बाद फिर अगले वाले में लास्ट जो है ये मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में सिंपल है और इंड सेंटर्ड है। और यहाँ पर लास्ट में जो आप आओगे ट्राइक्लिनिक में, तो इसमें सिर्फ सिंपल सेंटर्ड ही आता है, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो ये आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम था। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। और कैसे आप याद रखिएगा, जिसका न्यूमोनिक्स हम आपको बताए कि क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे ज्यादा सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है क्यूबिक, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक होता है। और मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक होता है। इस पे बोर्ड क्वेश्चंस या फिर कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हम आपको बताएं कि जो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम किस प्रकार के होते हैं, तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और बाकी अपना फीडबैक देना ना भूलें। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।